हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं और दो केमिकल प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले दो वीडियो लेक्चर में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। मैंने बताया था आपसे कि एल्डिहाइड कीटोन्स 5 टाइप के रिएक्शन शो करता है, जिसमें 2 टाइप के रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हो। आज लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही अच्छा लेक्चर है। हर बहुत ही अच्छी अच्छी नेम्ड रिएक्शन है, तो ये लेक्चर पर ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। जब तक आप जब तक आप अपने कॉपी पे जिस तरह मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडाइज हो जाना। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए कुछ रिएजेंट यूज किए जाते हैं, जो कि या तो कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं। आप लोग इसको पढ़ चुके हो अच्छी तरह से। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में ये रिएजेंट यूज किए जाते हैं। ऑक्सीडेशन में ये रिएजेंट यूज किए जाते हैं। टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं इसको। फेलिंग टेस्ट या फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं इसको, या बेनेडिक्ट टेस्ट HNO3, ये तो एसिड है। एसिडिक KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। कौन कब यूज किया जाएगा वो आपको लेक्चर में मालूम होगा कि कौन कब यूज होना है। देखो बच्चों, ये टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग, ये टेस्ट है। टॉलेंस रिएजेंट जब डाला जाता है तो वो टेस्ट होता है, इसीलिए इसको लिखा गया है टॉलेंस टेस्ट। फेलिंग या टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट, या टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और ये जो 3 है लास्ट के, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। अब बात ये आती है कि वीक और स्ट्रॉन्ग का यहां पे यूज क्या है। जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वीक और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज किया जाता है। देखिए बच्चों, हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत कर रहे थे तो मैंने बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और क्यों होते हैं उसका रीजन मैंने बताया था कि किस वजह से एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसका इफेक्ट -I बताया, ठीक है। और साइक्लिक अगर होंगे तो रेजोनेंस इफेक्ट बताया, या स्टेरिक हिंड्रेंस बताया, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखिए क्या होता है। एल्डिहाइड, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको मिटा देते हैं। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अगर हम एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रक्चर होगा। और अगर एसीटोन की बात करें हम तो उसका स्ट्रक्चर होगा ये। उसका स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है। अब अगर इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो क्या है, देखिए इसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन, एक चीज पहले, इन सबको समझाने से पहले एक चीज बता दूं कि चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दोनों में डिफरेंस यह है कि अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा जिसमें कार्बन नंबर एल्डिहाइड से सेम हो गए। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम
एज ओरिजिनल एल्डिहाइड। ओरिजिनल एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा जिसमें कार्बन के नंबर एल्डिहाइड, जितने एल्डिहाइड में कार्बन के नंबर होंगे उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे। अगर मान लीजिए एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड एल्डिहाइड में कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन के एसिड में ऑक्सीडाइज होगा, और 2 कार्बन का एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH, इसमें ऑक्सीडाइज होगा। और अगर फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो, HC, ये ऑक्सीडाइज हो तो किसमें होगा ऑक्सीडाइज? फॉर्मिक एसिड में होगा, SCOOH, इसमें होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन कीटोन के साथ ये नहीं होता। कीटोन जब ऑक्सीडाइज होगा तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। जब भी कीटोन ऑक्सीडाइज होगा तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर होगा, और दोनों में कार्बन के नंबर जो होंगे ओरिजिनल कीटोन से कम होंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है? कीटोन ऑक्सीडाइज इनटू मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, पढ़ा तो मैं सिर्फ बोर्ड का रहा हूं, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट आगे तक काम आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े से बड़ा कंपटीशन जो है आप चुटकी में बीट कर लोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। हाई फाई पढ़ने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है? जब भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं, ये ध्यान रखना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है? तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा सेम नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड हमेशा सेम नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा, और कीटोन मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में 2, अगर कीटोन ऑक्सीडाइज होगा तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसमें हर कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम की ओरिजिनल कीटोन से कम होगा। ये इसको बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट लेने, ठीक है? अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? और एक चीज और, इसका रीजन देखिए क्या है। यह है एल्डिहाइड ग्रुप, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। एल्डिहाइड में देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन में ये क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ O का डिफरेंस है, बाकी सेम है सब कुछ, सिर्फ O का डिफरेंस है। तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ O का डिफरेंस है। तो बिना कोई बॉन्ड ब्रेक किए एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीडेशन है। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हो 11 में, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन है। अब देखिए यहां पर सिर्फ एक ऑक्सीजन जुड़ गया, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ना कोई बॉन्ड ब्रेक टूटा, ना कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ना कोई एलिमिनेशन हुआ, ना कोई एडिशन हुआ, सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत फर्क होता है। CH3COOH, देखिए यहां पे क्या है? फर्क कितने का है? CH3 का फर्क है सिर्फ। अब ये CH3 जाएगा और OH आएगा, तभी तो कीटोन बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बात समझ रहे हैं ना आप कि एल्डिहाइड और एसिड में के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क नहीं है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है। एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है।
CH3 को आपको रिमूव करना होगा और OH को लाना होगा, तब कीटोन कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। सिर्फ इतना ही काम तो करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिर्फ इतना ही काम करना है कि सिर्फ एक ऑक्सीजन को एल्डिहाइड में शामिल कर दे, एल्डिहाइड में अंदर कर दे, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बहुत ही जोर लगाना पड़ेगा कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटे और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बने, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटे और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बने। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? दिमाग पे जोर लगाइए और समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है कि एल्डिहाइड और एसिड के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक ऑक्सीजन डालना है एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बात समझ में आई? कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। कीटोन CH, देखिए CH, कीटोन को जब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो CH3 ग्रुप हटाकर OH ग्रुप डालना होगा, तब कीटोन किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बहुत काम करना पड़ेगा। इसलिए एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्पेशल कंडीशन, ड्रेस्टिक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद हीट भी किया जाएगा, तब कीटोन कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बात समझ में आ गई कि एल्डिहाइड आसानी से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में। तो उसमें वीक यूज करो चाहे स्ट्रॉन्ग यूज करो, दोनों से ये कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे टॉलरेंस एजेंट यूज करो, चाहे फेलिंग सोल्यूशन यूज करो, चाहे बेनेडिक्ट सोल्यूशन यूज करो, चाहे ये स्ट्रॉन्ग यूज करें, सब में ये एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कीटोन को करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और हीट भी होनी पड़ेगी। ये तीनों नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे कीटोन को एसिड में, ये तीनों कर देंगे। बात समझ में आई? तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस आप इसी से लगा सकते हो, उसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन से। ये तीनों कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, ये तीनों कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। तो ये तीनों टेस्ट जो हैं सिर्फ एल्डिहाइड के लिए हैं, ये तीनों टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए हैं और ये कीटोन पे काम नहीं करेंगे। तो टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये सब जो हैं वो सिर्फ कीटोन पे काम करेंगे, एल्डिहाइड पे काम नहीं करेंगे। सॉरी, एल्डिहाइड पे काम करेंगे, कीटोन पे काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एसिड में चेंज हो जाता है, लेकिन कीटोन को एसिड में ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। ये पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए तो अब शुरू करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस टेस्ट शुरू करते हैं। ये बात समझ में सबको क्लियर हो गई कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कैसे करोगे। 3 टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट टेस्ट। आपसे कहे कि फॉर्मेल्डिहाइड और आपसे कहे एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में डिफरेंस कैसे करोगे, आप लिखेंगे 3 टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। ये दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होते हैं। चलिए ओके, हेडिंग देंगे टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट पहले देखिए टॉलरेंस रीजन क्या होता है। टॉलरेंस रीजन लिखिए, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट is known as टॉलरेंस रिएजेंट। ये तो पढ़ा ही चुके होंगे आप लोग, टॉलरेंस रिएजेंट। ये आपके इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल भी है, टॉलरेंस रिएजेंट।
ठीक है। ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप टेस्ट होता है उसमें टॉलरेंस रीजन यूज किया जाता है। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं देखिए, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है लैब में, फौरन बनाओ और फौरन यूज कर लो। सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है। तो ये पहले तो कन्वर्ट होता है सिल्वर ऑक्साइड में, सिल्वर ऑक्साइड थोड़ी देर के सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट देता है और उसके बाद फौरन चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स में, AgNH3 2+1OH। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, इसे कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिए कोई भी एल्डिहाइड RCHO, कोई भी एल्डिहाइड जब टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलरेंस रिएजेंट यूज करेंगे, Ag प्लस सब मीडियम बेसिक होना चाहिए, ठीक है, मीडियम बेसिक होना चाहिए। तो ये एल्डिहाइड चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, RCOO- कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाएगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलेगा आपको, मेटेलिक सिल्वर मिलेगा और आपको मिलेगा अमोनिया और वाटर, ये मिलेगा आपको, ठीक है, अमोनिया और वाटर मिलेगा। बैलेंस कर लिए 2 3 ये, ठीक है। ये ठीक है, ये एक टेस्ट है कि अभी समझाते हैं क्या है। जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलरेंस रिएजेंट आपने बनाया, बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड से रिएक्शन किया, तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ और जो ये टॉलरेंस रिएजेंट है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा मेटेलिक सिल्वर ऑफ सिल्वर मिरर, शीशा जो मिरर जिसकी शक्ल देखते हो आप, शक्ल वो मिलेगा आपको, ये मेटेलिक खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसीटेट आयन में और खुद रिड्यूस हो जाएगा मेटेलिक सिल्वर ऑफ सिल्वर मिरर। देखिए एक टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया, टेस्ट बता रहा हूं, फिर आपने उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, टॉलरेंस रिएजेंट तैयार हो गया। अब कोई भी एल्डिहाइड अगर इसमें डालेंगे, तो पता क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब के किनारों पर बिल्कुल जमा हो जाएगा, जो जमा हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा सिल्वर। इसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो, टेस्ट ट्यूब इतनी ज्यादा चमकदार हो जाएगी, बिल्कुल शीशे की तरह हो जाएगी, सफेद हो जाएगी कि उस टेस्ट ट्यूब में आप अपनी शक्ल देख सकते हो, उसी को कहते हैं सिल्वर मिरर। वो होता डिपोजिशन तो सिल्वर का होता है, सिल्वर मेटल होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा कि उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो। तो ये होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, इसे कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो दिस टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलेट आयन एंड रिड्यूस इटसेल्फ इनटू मेटेलिक सिल्वर ऑफ सिल्वर मिरर, कि ये जो डिपोजिशन होगा सिल्वर का, इसमें ये बिल्कुल मिरर की तरह होगा, इसलिए इसको कहते हैं सिल्वर मिरर। डिपोजिशन जो होता है वो मिरर की तरह होता है, उसे कहते हैं सिल्वर मिरर। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब देखिए ये कार्बोक्सिलेट आयन है, इसको अगर हाइड्रोलाइज कर दो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब इसकी जगह आप ले सकते हो एसिटाल्डिहाइड प्लस यही टॉलरेंस रिएजेंट
और प्लस बेसिक मीडियम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट आयन में, प्लस मेटलिक सिल्वर मिला आपको, प्लस अमोनिया मिलेगी, प्लस वाटर मिलेगा। बात समझ में आ गई। और एसीटेट आयन की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये चेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। टेस्ट कीटोन नहीं देगा, ये टेस्ट एसीटोन नहीं देगा। बात समझ में आ गई, समझ में बात आ गई। चलिए ये है टॉलरेंस टेस्ट, क्लियर है। अब बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन की। फेलिंग सोल्यूशन की देखिए कितना आसान टेस्ट है टॉलरेंस टेस्ट। अब फेलिंग सोल्यूशन की बात करते हैं। फेलिंग सोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो दो सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो दो सोल्यूशन का मिक्सचर होता है, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन ए प्लस फेलिंग सोल्यूशन बी, इन सोल्यूशन का मिक्सचर होता है, ठीक है। सोल्यूशन ए में एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और फिर बी में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है, टार्ट्रिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, ये कार्बन COH COOH, ये OH ये OH, हाइड्रोजन, ये होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। अब बना दिया आयन, यहां पे सोडियम लगा दी, यहां पोटेशियम लगा दी, ये होगा सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन दो सोल्यूशन का मिक्सचर होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। जब इन दोनों का इक्विमोलर बराबर का अमाउंट मिलाया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में, इन दोनों का इक्वल अमाउंट एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है, तो उसे कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन, तो उसे कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसे कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या होता है, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये भी होता है, ये क्या करता है, इसमें भी वही टेस्ट है कि जब एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, हाँ एक चीज टॉलरेंस रीजन में एक चीज भूल गए हम, टॉलरेंस रीजन में एक चीज उतार लीजिएगा, ये तो हो गया, टॉलरेंस रीजन में एक चीज उतार लीजिएगा, टॉलरेंस रीजन में उतारना है बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट मतलब कि चाहे एलिफैटिक हो एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, या एरोमेटिक हो बेंजल्डिहाइड, टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। ये एक पॉइंट उतार लीजिएगा। अब फेलिंग सोल्यूशन पे आते हैं। फेलिंग सोल्यूशन को बता चुका हूं, अब फेलिंग सोल्यूशन के रिएक्शन पे आते हैं। देखिए कोई भी एल्डिहाइड दिया आपने, क्यूप्रिक +2, वही कॉपर का जो मिलाया है आपने, बेसिक मीडियम होगा OH माइनस, ठीक है। अब किसमें, ये भी इसको चेंज करेगा एसिड में, एसिटेट आयन में COO माइनस, और प्लस ये चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, प्लस वाटर, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये फेलिंग सोल्यूशन है, ये फेलिंग सोल्यूशन पूरा नहीं लिखा है, ये फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू एसिटेट आयन एंड रिड्यूस इटसेल्फ इनटू रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट में लाल भूरे रंग के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, प्रेसिपिटेट किसका होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का होता है। प्रेसिपिटेट किसका होता है, तो फेलिंग सोल्यूशन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू एसिटेट आयन एंड रिड्यूस इटसेल्फ इनटू रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ये भी एसीटोन कीटोन नहीं देता, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। बात समझ में आ गई। फिर इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा,
एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इक्वल नंबर ऑफ एसिड, एक ही इक्वल नंबर कार्बन होने चाहिए, जितने कार्बन एल्डिहाइड में होंगे उतने ही एसिड में होंगे। यानी कि एसिटाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिक एसिड में। फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? फॉर्मिक एसिड में। बात समझ में आ गई? ये टेस्ट सिर्फ ओनली दिस टेस्ट is given by only aliphatic aldehyde। एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देते हैं। इसका मतलब ये है बेंजील्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? फेलिंग टेस्ट से। फेलिंग टेस्ट ये क्वेश्चन पूछे आते हैं एक नंबर में। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजील्डिहाइड? फेलिंग टेस्ट से, फेलिंग टेस्ट से। ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट तो वो भी देता है। बात समझ में आ गई? थर्ड है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो है, बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है, वो बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल फेलिंग सोल्यूशन की तरह होता है। बेनेडिक्ट जो होता है बिल्कुल फेलिंग सोल्यूशन, रिएक्शन बिल्कुल सेम होती है। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन में क्या था? सोल्यूशन ए और बी लिया था ना, एक में कॉपर सल्फेट था, इसमें भी कॉपर सल्फेट होता है, लेकिन उसमें टार्ट्रेट था, इसमें सिट्रेट यूज करते हैं। इसमें सोडियम पोटेशियम सिट्रेट यूज करते हैं। किसमें? बेनेडिक्ट में। बाकी सारी रिएक्शन वही सेम है, वही सेम है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो टॉलरेंस रीजन होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलरेंस रीजन होता है, उसके बाद फेलिंग, और उसके बाद फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों इक्वल होते हैं। ये होता है। समझ में बात आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब कीटोन का ऑक्सीडेशन देखते हैं। कीटोन का एल्डिहाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन कीटोन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होते हैं और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ जिनमें कार्बन के नंबर ओरिजिनल कीटोन से कम होते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने ले लिया एसीटोन, मान लीजिए आपने ले लिया एसीटोन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट निशान बता रहा हूं। एसीटोन ले लिया, ये एसीटोन है, और इसका ऑक्सीडेशन करवाया आपने एसिडिक H2SO4 प्लस KMnO4 में। अब देखिए इस कीटोन में 3 कार्बन है। अब ब्रेकिंग कहां से होगी? देखिए ब्रेकिंग कार्बोनिल ग्रुप के अड़ोस पड़ोस से होती है। कार्बोनिल ग्रुप के अड़ोस पड़ोस से ब्रेकिंग होगी। या तो ब्रेकिंग, इसमें ब्रेकिंग एक ही तरह से होगी, या तो यहां से ब्रेक कर जाइए या तो यहां कर दे ब्रेक। अगर यहां से ब्रेकिंग होगी चाहे यहां से ब्रेकिंग होगी, अगर मान लीजिए ये ग्रुप बगैर कार्बन को ब्रेक किए OH ग्रुप कैसे आएगा? तो अगर ये हटेगा तो क्या होगा? क्या बनेगा? एक कार्बन का एसिड क्या होगा? HCOOH ये बनेगा, और 2 कार्बन का एसिड क्या बनेगा? CH3COOH। तो एसीटोन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो 2 टाइप के एसिड मिलेंगे, एक फॉर्मिक एसिड, एक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, समझ बात आ गई? अब देखिए एक हम और दे रहे हैं, इसका क्या बनेगा? अब बताइए अगर इसका ऑक्सीडेशन हो तो क्या बनेगा? क्या होगा, क्या बनेगा? देखिए इसमें ब्रेकिंग 2 तरह से हो सकती है। या तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, कार्बनिक ग्रुप के अड़ोस पड़ोस से ही ब्रेकिंग हो सकती है। अगर मान लीजिए कार्बन 1 और कार्बन 2 में ब्रेकिंग हो,
ये अगर मान लीजिए कार्बन 1 और कार्बन 2 में ब्रेकिंग हो, कार्बन 1 और कार्बन 2 में ब्रेकिंग हो, तो एक कार्बन ये अलग हो जाएगा, तो एक कार्बन का एसिड क्या बनेगा, HCOOH। और बचा कितना, 1 2 3 4 कार्बन का एसिड और बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड बनेगा। और अगर ब्रेकिंग यहां से हो, कार्बोनिल ग्रुप के ही अड़ोस पड़ोस से ब्रेकिंग होगी। अगर ब्रेकिंग यहां से हो, अगर ब्रेकिंग C2O3 से ब्रेकिंग हो, C2O3 ब्रेक हो जाए, अब क्या बनेगा, अब 2 कार्बन का एसिड बनेगा, CH3 CH3 COOH बनेगा, और प्लस इधर कितने कार्बन का बनेगा, 1 2 3 कार्बन का एसिड बनेगा, CH3 CH2 COOH। यही मेजर प्रोडक्ट होंगे। इसमें एसिटिक एसिड मेजर होगा और ये माइनर होगा, ये माइनर होगा। एसिटिक एसिड मेजर होगा और ये माइनर होगा। ठीक है, और यही बनेगा तो ये भी, लेकिन ये मेजर होंगे। बनेगा तो ये भी, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट, इसमें एसिटिक एसिड मेजर होगा और ये माइनर होगा। एक रूल होता है जिसे कहते हैं प्रोपॉफ्स रूल। प्रोपॉफ्स रूल, इसमें यह कहता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल कीटोन, ketonic group will always with smaller alkyl group। कीटोनिक ग्रुप हमेशा स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा। देखिए, अब इसमें स्मॉलर एल्किल ग्रुप कौन है, ये स्मॉलर है, ये तो 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप के साथ जाएगा, एसिटिक एसिड के साथ जाएगा। ये प्रोपॉफ्स रूल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कीटोन एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कार्बन के नंबर ओरिजिनल एल्डिहाइड की तरह होंगे, और कीटोन मिक्सचर ऑफ एसिड में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहे हैं आपको, जिसे कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, चाहे कंपटीशन की बात हो चाहे बोर्ड की बात हो। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन देखिए, आपने क्लोरोफॉर्म तो सुना ही होगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म अगर यही हो जाए CHBr3, तो ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अगर ये हो जाए CHI3, तो ये हो जाएगा आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड, इसमें इसकी स्वीट होती है। और ब्रोमोफॉर्म भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस लिक्विड होता है। लेकिन आइडोफॉर्म जो होता है वो पेल येलो सॉलिड होता है, तो लैब में अगर किसी टेस्ट में यूज करते हैं तो आइडोफॉर्म का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों टेस्ट देते नहीं है। कलरलेस में क्या टेस्ट होगा, तो अगर किसी ग्रुप को पहचानने के लिए कोई हेलोफॉर्म टेस्ट होगा तो वो आइडोफॉर्म से होगा। ये याद रखना, मैं अभी लिखवा भी दूंगा इसको, ठीक है। तो ये है हेलोफॉर्म। अब देखिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन वही देते हैं, लिखिएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल हेलोफॉर्म रिएक्शन
is only possible with compound having methyl keto group, methyl कीटो ग्रुप ये होगा, कीटोन के साथ मेथिल ग्रुप लगाओ, कीटोन के साथ मेथिल ग्रुप लगाओ, मेथिल कीटोन ग्रुप। इसको अल्फा मेथिल ग्रुप भी कहते हैं, इसको अल्फा मेथिल। देखिए फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ ग्रुप कार्बन क्या होता है, अल्फा। तो अल्फा पे मेथिल लगा हुआ है तो इसे कहेंगे अल्फा मेथिल ग्रुप। तो हाइलोफॉर्म रिएक्शन उसी में पॉसिबल है जिसमें ये ग्रुप हो, उसी में पॉसिबल है। अगर ये ग्रुप नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं। जैसे यह है फॉर्मल्डिहाइड, यह है एसिटल्डिहाइड, यह है एसीटोन, यह है एसीटोन, यह है एसिटोफिनोन, यह है बेंजोफिनोन। अब देखिए किसमें अल्फा कीटो ग्रुप है, इसमें अल्फा कीटो ग्रुप है, कीटोन के साथ मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, नहीं तो ये हेलो फॉर्मुलेशन नहीं देगा। इसमें कीटोन के साथ मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ये हेलो फॉर्मुलेशन देगी। इसमें लगा बहुत अच्छा लगा हुआ, दो लगे हुए हैं, ये भी हेलो फॉर्मुलेशन देगा। इसमें कीटोन के साथ मेथिल ग्रुप है, इधर तो बेंजीन ग्रुप है, फेनिल ग्रुप, इधर मेथिल ग्रुप, ये भी देगा। इसमें कहीं लगा हुआ है, नहीं देगी। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड हेलो फॉर्मुलेशन नहीं देगा, एसिटल्डिहाइड देगा। एसिटल्डिहाइड अकेला ऐसा एल्डिहाइड है जो, लिख लीजिएगा, एसिटल्डिहाइड अकेला ऐसा एल्डिहाइड है जो हेलो फॉर्मुलेशन देता है। ठीक है, फिर कीटोन तो देते ही रहते हैं। कीटोन जिसमें मेथिल कीटो ग्रुप होगा वो हेलो फॉर्मुलेशन देगा, जिसके अल्फा पोजीशन पे मेथिल ग्रुप होगा वो हेलो फॉर्मुलेशन देगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आगे लिखिए, कंपाउंड हैविंग मेथिल कीटो ग्रुप, कंपाउंड हैविंग मेथिल कीटो ग्रुप, कंपाउंड हैविंग methyl keto group when react with base जो होगा वो NaOH होगा, बेस एंड हाइड्रोजन, बेस एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोई भी होगा, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कंपाउंड हैविंग मेथिल कीटो ग्रुप व्हेन हीटेड विद बेस प्लस हाइड्रोजन और हाइपोहैलाइड का फॉर्मूला होता है NaOX, कोई भी X, हाइड्रोजन कोई भी होगा। हाइपोहैलाइड मतलब जब बेस हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हाइपोहैलाइड होता है। तो बात वही है, बेस प्लस हाइड्रोजन लिखें या हाइपोहैलाइड लिखें, बात वही, क्योंकि जब ये रिएक्शन करेगा तो हाइपोहैलाइड ही बन जाएगा। ठीक है, बेस प्लस हाइड्रोजन और हाइपोहैलाइड, इट गिव हाइड्रोफॉर्म, बात समझ में आई? हाँ, हाइड्रोफॉर्म। ठीक है, अब मान लीजिए एसिटल्डिहाइड है, या एसीटोन है, इनको रिएक्शन करवाएं बेस से NaOH प्लस हेलोजन, मान लीजिए यहां पे क्लोरीन ले लिया Cl2, या हाइपोहैलाइड
NaOCl ले लिया, इसकी रिलेशन को भाई बेस प्लस ब्रोमीन से या हाइपोहैलाइड NaOBr, एक चीज ली जाएगी, बेस प्लस हाइड्रोजन ये लिया जाएगा या हाइपोहैलाइड लिया जाएगा NaOBr। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, मेथिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, हेलो फॉर्म देंगे, मेथिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन रिप्लेस कर देगा और ये हेलो फॉर्म बन जाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। मेथिल ग्रुप से बन गया क्लोरोफॉर्म और एक कार्बन, जो कार्बन बचेगा उससे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, मेथिल ग्रुप से देखिए ये क्या होता है, मेथिल ग्रुप क्या है CH, हेलो फॉर्म क्या होता है CHCl3 होता है ना, तो 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। ये मैकेनिज्म नहीं, ये ट्रिक है। मेथिल ग्रुप से बनेगा हेलो फॉर्म CHCl3 और जो कार्बन बचेगा उसका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहां पे कार्बन कितना है, एक, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, साल्ट COONA। ठीक है, HCOONA, सॉरी HCOONA, HCOONA। ठीक है, HCONA, बात समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ रही है, HCONA क्लोरोफॉर्म बन गया। अब इसकी जब फिर से हाइड्रोलिसिस कर दी जाएगी तो ये एसिड बन जाएगा HCOOH, फॉर्मिंग एसिड बन जाएगा। यहां बताइए क्या बनेगा, मेथिल ग्रुप तो बना लेगा हेलो फॉर्म, यहां पे ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा CHBr3 प्लस। अब देखिए ये तो निकल गया, अब बचा क्या, 2 कार्बन का एसिड क्या होगा, 2 कार्बन के एसिड का साल्ट क्या होगा CH3COONA। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब मान लो हमने यही इस्तेमाल किया, और प्लस NaOH इस्तेमाल किया और आयोडीन इस्तेमाल कर लिया, आयोडीन इस्तेमाल किया कर ले या NaOBi इस्तेमाल कर ले। अब बताइए क्या बनेगा, इससे तो बन जाएगा हेलो फॉर्म, क्या बन जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो फॉर्म बन जाएगा CHI3। अब इसका साल्ट क्या बनेगा, यह है COONA बनेगा, और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कितनी आसान रिएक्शन है हेलो फॉर्म रिएक्शन, कितनी आसान रिएक्शन है। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता हेलो फॉर्म रिएक्शन क्योंकि मेथिल कीटो ग्रुप नहीं होता। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, वो करवाता हूं आपको। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी की। एक क्वेश्चन ये है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट आपको यही हाइपो मिलेगा, बेस प्लस हाइड्रोजन बहुत कम जगह मिलेगा। ठीक है, या आप यहां पे ले सकते हो क्लोरीन प्लस NaOH। ठीक है, अब देखिए यहां पे मेथिल कीटो ग्रुप कौन है, आपने देखा हाइपोहैलाइड है तो आपको अंदेशा लगा कि यहां पर हेलो फॉर्म रिएक्शन हो सकती है, लेकिन फिर आप चेक करेंगे कि जो सबस्ट्रेट है उसमें क्या मेथिल कीटो ग्रुप है। ये देखिए मेथिल कीटो ग्रुप है, मेथिल कीटो ग्रुप क्या हो जाएगा, ये तो रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज हो गई क्या बना लेगा, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बना लेगा, और प्लस अब एसिड साल्ट बन जाएगा, साल्ट क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड, ये डबल बॉन्ड CH3, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसका बन जाएगा साल्ट COONA। ठीक है, अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां पे हाइड्रोजन लगा देना। अगर मान लो कि आगे और रिएक्शन भी हो, अगर और इसमें हाइड्रोलिसिस और भी रिएक्शन, ऐसे तो क्वेश्चन में यही है, सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही एनसीईआरटी में। लेकिन अगर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर दी जाए, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH।
ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसको आपको होमवर्क करना है। CH3 CH2 CH2 CO CH3 और ये आयोडीन NaOH है और सेकंड में हाइड्रोलिसिस है, सेकंड में हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या, देखिए क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो होते हैं वो करेक्टराइज नहीं होते क्योंकि उनका कलरलेस होता है। तो लैब में अगर क्लोरोमेथिल का टेस्ट किया जाएगा, कीटोनिक ग्रुप या क्लोरोमेथिल ग्रुप का टेस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट की इस्तेमाल होता है। जब किसी कंपाउंड को आयोडीन प्लस बेस के साथ गर्म करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट मिलता है क्योंकि आयोडोफॉर्म का कलर येलो होता है, इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चीज आज आप लोगों ने पढ़ी, अच्छे ऑक्सीडेशन पढ़े, आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इस पे क्वेश्चन लगाइए और मेहनत करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। थैंक यू सो मच।